हेलो दोस्तों, दोबारा से मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी क्लास में। और हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर मैं आप लोगों को यूनिट नंबर 1 जो है वो करवा चुका हूं। आज मैं स्टार्ट करूंगा यूनिट नंबर 2, जिसको बोलते हैं हम कंसीडरेशन। क्या बोलते हैं? कंसीडरेशन। टोटल 6 लेक्चर लिए हैं मैंने यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट करने में। इन डेप्थ और इन डिटेल मैंने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताया है। अब मैं आपको यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कराने जा रहा हूं, जिस यूनिट को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा? कंसीडरेशन। तो आप ध्यान से सुनेंगे। यूनिट नंबर 2, चैप्टर का नाम है कंसीडरेशन। क्या आप लोगों ने कभी इस चैप्टर के बारे में पहले सुना है? इस चैप्टर के बारे में ये जो शब्द है ना कंसीडरेशन, आप लोगों ने इस कंसीडरेशन के शब्द को यूनिट नंबर 1 में मेरे मुंह से कई बार सुना है। मैंने आपको ये बताया था कि दो पार्टी जो है वो एग्रीमेंट जब बनाती है तो एग्रीमेंट के लिए एक पार्टी सामने वाले को ऑफर देती है और सामने वाली पार्टी ऑफर का एक्सेप्टेंस देते हैं, मतलब एग्रीमेंट बन जाता है। और एग्रीमेंट कैसे बनता है? मैंने आपको एग्रीमेंट के अंदर एक डेफिनेशन पढ़ाई थी, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ई, जो कि कहता था एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। फिर मैंने इस कंसीडरेशन शब्द को दूसरी जगह भी बताया था, जहां पर मैंने कहा कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए 10 पॉइंट का होना जरूरी है, 10 के दम का होना जरूरी है। उसका पॉइंट नंबर 4 मैंने आपको पढ़ाया था कंसीडरेशन, जिसमें मैंने कहा था समथिंग इन रिटर्न। याद है भाई? मतलब मैंने आपको कंसीडरेशन के अंदर बताया था एक लैटिन वर्ड होता है। ये यूनिट नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है हमारा। कंसीडरेशन का लैटिन वर्ड है जिसको हम बोलते हैं क्विड प्रो क्यो। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न। तो बेटा ध्यान से सुनना, मैं आपको एक एग्जांपल से इस कंसीडरेशन के चैप्टर की स्टार्टिंग समझाऊंगा कि कंसीडरेशन होता क्या है। अब मान लो कि दो लोग हैं, एक बंदे का नाम है गोलू, एक का नाम है गोली। ये गोलू और गोली मैंने आपको पहले भी एक दो एग्जांपल में नाम का यूज किया है। गोली ने गोलू को बोला कि भाई क्या आप मेरा मोबाइल खरीदोगे 10,000 रुपए में? कितने रुपए में? 10,000 रुपए में ऑफर। गोली ने बोला यस आई विल बाय योर मोबाइल फॉर ₹10,000। तो इस सिचुएशन के अंदर गोलू को गोली से कंसीडरेशन में मिला क्या? गोलू को मिले 10,000। कितने मिले बेटे? 10,000। और गोली को क्या मिला? मोबाइल फोन। तो मुझे यहां पर यह बताना है कि एक कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है तो कॉन्ट्रैक्ट को बनने में दोनों ही पार्टी के बीच में कंसीडरेशन का होना बहुत जरूरी है, वरना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं होगा। क्लियर है? तो ये तो मैंने आपको ओरल में समझाया कि कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है। बेटा कंसीडरेशन का सिंपल मतलब है कि कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। इसका मतलब एक लैटिन वर्ड है जो कि कहता है क्विड प्रो क्या क्यो, और इसका मतलब समथिंग इन रिटर्न। एक एग्जांपल दिया। अब मुझे आपको मेन ये पढ़ाना है, ये जो कंसीडरेशन है ना बेटा, इसके बारे में कानून क्या कहता है। तो कानून में कंसीडरेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज डी में। बेटा सेक्शन नंबर 2 क्लॉज है किसका था? ऑफर का। मैंने आपको क्लॉज एच किसका बताया था? कॉन्ट्रैक्ट का। क्लॉज ई बताया था एग्रीमेंट का। फाउंडेशन लेवल पर सेक्शंस हमें नहीं पढ़ने हैं, लेकिन कुछ मेन जो चीजें हैं उनके सेक्शंस हमें पता होने चाहिए, जरूरी है। तो कंसीडरेशन का सेक्शन नंबर 2 क्लॉज डी कहता है, इसकी डेफिनेशन के बारे में बताता है।
तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं, इसकी डेफिनेशन को आप लोग ध्यान से सुनेंगे। कंसीडरेशन की डेफिनेशन ये कहती है, मैं पूरी डेफिनेशन को एक एक शब्द को लिखवाऊंगा, जैसे मैंने ऑफर की डेफिनेशन लिखवाई और एक एक शब्द को मैंने एक्सप्लेन किया, ऐसे ही मैं बताऊंगा कंसीडरेशन के बारे में। कंसीडरेशन का मतलब होता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजर। When at the desire of promiser, the promisee or any other person, या तो प्रोमिजी या प्रोमिजी की जगह कोई और पर्सन हैज डन, डज और will do any activity or any abstinence। बेटा ये एब्सटिनेंस मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, हम लोगों ने ऑफर के अंदर पढ़ा था। अगर हम ऑफर कुछ करने के लिए दे रहे हैं तो वो नॉर्मल ऑफर है, टू डू। अगर हम कंसीडरेशन अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं तो डज, और हम कभी कंसीडरेशन कुछ ना करने के लिए दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं एब्सटिनेंस। कुछ ना करने के लिए कंसीडरेशन मतलब एब्सटिनेंस। इसको मैं ऑफर में पूरा क्लियरली बता चुका हूं। मैंने यहां पर बताया व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजर द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन हैज डन, डज या विल डू एनी एक्टिविटी और एनी एब्सटिनेंस, एनीथिंग etc. is called consideration, is called consideration। तो मेरे दोस्त, एक तो शब्द ये when at the desire of promiser, एक शब्द ये promisee और any other person, और एक ये पॉइंट has done, does और will do। ये तीनों पॉइंट जो है ये कंसीडरेशन की डेफिनेशन के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे कि आप कंसीडरेशन के अंदर जो आप रूल पढ़ोगे डेफिनेशन के बाद, वो रूल के अंदर भी देखना ये वाले पॉइंट आएंगे। अभी मैंने सिर्फ इसको लिखवाया है, अभी समझाना स्टार्ट किया ही नहीं है, तो ध्यान से सुनना, मैं आपको समझाता हूं। कंसीडरेशन जो है वो हमेशा, पहला पॉइंट रूल कहता है कंसीडरेशन हमेशा, मैं इस डेफिनेशन की एनालिसिस कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? इस डेफिनेशन की एनालिसिस कर रहा हूं। मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया कंसीडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजर। बेटा आप खुद सोच के देखो कि मान लो आप किसी शॉप पे गए लैपटॉप लेने के लिए, तो एक सेलर है, दिल्ली में एक जगह है नेहरू प्लेस, बहुत फेमस मार्केट है, आई थिंक बहुत बड़ी, इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है, जिसके अंदर लैपटॉप या लैपटॉप से रिलेटेड कोई भी चीज आपको बड़ी इजीली वे में मिल जाएगी। तो सेलर बायर के पास, बायर सेलर के पास जाता है, बायर पूछता है सर कितने रुपए का लैपटॉप। बायर ने इनविटेशन टू ऑफर दिया, सेलर ने ऑफर दिया कि भाई लैपटॉप जो है वो 1 लाख रुपए का। तो यहां पर लैपटॉप की कीमत किसने तय करी? सेलर ने। सेलर को हम बोलेंगे ऑफरर। बेटा इसको ना हम प्रोमीजर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रोमीजर। तो ये जो लैपटॉप बेच रहा है, लैपटॉप की कीमत जो है वो कौन तय करेगा? सेलर तय करेगा। इसका मतलब कंसीडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजर। और ये जो 1 लाख रुपए दे रहा है, 1 लाख रुपए के बदले में लैपटॉप की क्वालिटी जो है वो क्या होगी? वो इस बायर की डिजायर, यानी कि लैपटॉप लेते वक्त ये प्रोमीजर, पैसे लेते वक्त ये प्रोमीजर। कहने का मतलब एक पार्टी जो कंसीडरेशन ले रही है
वो कंसीडरेशन उसी के मुताबिक होना चाहिए, उसी के डिजायर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वरना वो कंसीडरेशन वैलिड नहीं होगा। बात कुछ समझ में आ रही है? कंसीडरेशन हमेशा प्रोमीजर की डिजायर के अकॉर्डिंग होना जरूरी है। यहां पर एक एग्जांपल और देता हूं। मान लो एक सेलर है और ये सेलर बेचता है मैंगो, एक बायर है जो कि मैंगो खरीदने गया। सेलर ने बोला मैंगो है 100 रुपीज केजी, यानी कि सेलर को मैंगो के बदले में कितने रुपए चाहिए 1 किलो के? 100 रुपए। यानी कि ये 100 रुपए किसकी डिजायर पे है? प्रोमीजर यानी कि सेलर की डिजायर पे 100 रुपए ये तय किए। मतलब सेलर ने अपनी इच्छा के अनुसार ये तय किया कि मैं 100 रुपए किलो मैंगो बेचूंगा। तो कंसीडरेशन हमेशा प्रोमीजर की डिजायर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मान लो बायर यहां पर सेलर को बोलता है कि आई विल गिव ₹80, मैं आपको कितने रुपए दूंगा? 80 रुपए दूंगा। यानी कि क्या ये कंसीडरेशन सेलर की डिजायर पे हुआ? आंसर है नो। यानी कि जब बायर सेलर को अपना दूसरा, एक पहले ऑफर की जगह दूसरा सेकंड ऑफर देता है, तो वहां पर कंसीडरेशन सेलर की डिजायर पर नहीं होती। यानी कि बायर ने क्या दे दिया बेटे? काउंटर ऑफर। कंक्लूजन मेरा बताने का यह है कि अगर कंसीडरेशन सेलर की डिजायर पे नहीं हुआ, प्रोमीजर की डिजायर पे नहीं हुआ, तो उसको हम क्या मान लेंगे? काउंटर ऑफर मान लेंगे। क्या मान लेंगे? काउंटर ऑफर मान लेंगे। तो हम यहां पर मीनिंग के अंदर ऊपर क्या पढ़ रहे हैं बेटा? मीनिंग क्या है? व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजर, यानी कि कंसीडरेशन हमेशा प्रोमीजर की डिजायर पे होना जरूरी है। अब अगली लाइन कहता है द प्रोमीजी और एनी अदर क्या? पर्सन। द प्रोमीजी और एनी अदर पर्सन। तो ये डेफिनेशन की एनालिसिस है, एनालिसिस दूसरी है। ये क्या कह रहा है? द प्रोमीजी और एनी अदर पर्सन। तो बेटे एक टीचर है, जैसे कि मैं हूं, और यहां पर स्टूडेंट है। स्टूडेंट टीचर के पास आकर पढ़ रहा है, मतलब वो अपनी क्लासेस टीचर से ले रहा है। फीस किसने तय करी होगी क्लास की? प्रोमीजर ने। फीस किसने तय करी? प्रोमीजर ने। यानी कि फीस एट द डिजायर ऑफ क्या है? प्रोमीजर यानी कि टीचर। क्लियर है? फीस इस टीचर की डिजायर पे है। कह रहा है कि कंसीडरेशन कैन बी गिवन बाय प्रोमीजी हिमसेल्फ, यानी कि मेरी फीस जो है ये प्रोमीजी खुद लाकर दे सकता है मुझे। बेटा कभी कभी ऐसा भी होता है ना, जो नालायक बच्चे होते हैं, उन नालायकों के माता पिता, मदर फादर आकर टीचर को फीस देते हैं। यानी कि टीचर को कंसीडरेशन खुद प्रोमीजी ने यानी कि स्टूडेंट ने दिया, और कभी कभी उसके पेरेंट्स भी दे देते हैं, यानी कि एनी अदर पर्सन। तो मेरे कहने का मतलब है कंसीडरेशन कैन बी गिवन बाय थर्ड पार्टी, बट consideration must be at the desire of promiser, otherwise it will be treated as counter offer। अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो स्टूडेंट तो यही चाहेगा कि भैया हमें फ्री में पढ़ा दे, या 100 रुपए में पढ़ा दे, या 200 रुपए में पढ़ा दे। स्टूडेंट की तो ये डिमांड रहेगी। लेकिन बेटा फीस की डिजायर हमेशा टीचर की होगी, मतलब प्रोमीजर की होगी। तो दूसरा पॉइंट कहता है प्रोमीजी और एनी अदर पर्सन, मतलब कंसीडरेशन दे सकता है खुद प्रोमीजी, मतलब खुद स्टूडेंट, या कोई और पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल फादर ऑफ स्टूडेंट, मदर ऑफ स्टूडेंट, ब्रदर ऑफ स्टूडेंट, या कोई और भी कंसीडरेशन की पेमेंट कर सकता है। समझ में आ गई बात? अब मैं दोबारा जा रहा हूं ऊपर। मैंने आपको मीनिंग में पढ़ाया कंसीडरेशन के अंदर When at the desire of promiser, समझ में आ गया? कंसीडरेशन हमेशा प्रोमीजर की डिजायर पे होगा, वरना वो काउंटर ऑफर बन जाएगा।
कंसीडरेशन प्रोमिजी खुद भी दे सकता है या कोई और पर्सन प्रोमिजी के बिहाफ पे कंसीडरेशन की पेमेंट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर मैंने आपको बताया था तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने कहा था ये हैज डन, डज और विल डू का मतलब क्या है। बेटा ये जो हैज डन है ना, हैज डन जो है ये हम लगाते हैं पास्ट के लिए। पास्ट एक्टिविटी कुछ हुई है उसके लिए कंसीडरेशन दे रहे हैं, अभी समझाऊंगा। डज मतलब प्रेजेंट, विल डू मतलब फ्यूचर। अब इन तीनों को समझाता हूं। मैंने क्या बोला कि यहां पर कंसीडरेशन जो है पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट और फ्यूचर। वैसे तो रूल्स अबाउट कंसीडरेशन में दोबारा आएंगे, मैं पहले प्रेजेंट बताता हूं। ए बी, ए ने बी को दिया गुड्स और बी ने हाथों हाथ उसका दिया पैसा, अमाउंट। यहां पर दोनों ही पार्टी को कंसीडरेशन कब मिला, प्रेजेंट में मिला, इमीडिएटली कंसीडरेशन मिला। अब फ्यूचर बताता हूं। ए ने बी को बोला कि मैं विल डिलीवर विद इन 2 मंथ, मैं 2 महीने बाद डिलीवरी दूंगा। बी ने ए को बोला आई विल पे ऑन डिलीवरी, और मैं पेमेंट भी डिलीवरी पे दूंगा। मतलब एग्रीमेंट बन गया और दोनों पार्टी कंसीडरेशन का एक्सचेंज जो है वो कब करेगी, फ्यूचर में करेगी। बात कुछ समझ में आ रही है। तो ये तो हो गया प्रेजेंट कंसीडरेशन, ये हो गया फ्यूचर कंसीडरेशन। अब मैं आपको बताता हूं पास्ट कंसीडरेशन। पास्ट कंसीडरेशन का मतलब बहुत सिंपल है। मान लो कोई पर्सन है ए और यहां पर है बी। मान लो एक एग्जांपल देता हूं, ए की जो गाय है, ए की काउ लॉस्ट हो गई, खो गई। ए और बी बैठे हुए एक जगह पर, ए ने बी को ये बोला यार मेरी जो गाय है ना वो खो गई। बी उसकी गाय को, उसकी काउ को जो है वो ढूंढ के ले आया। ए बड़ा खुश हुआ। ए ने बोला मैं तुझे अगले महीने 1000 रुपए एज रिवॉर्ड दूंगा। तो बी को अगले महीने यानी कि नेक्स्ट मंथ रिवॉर्ड मिला। लेकिन बी को जब नेक्स्ट मंथ रिवॉर्ड मिलेगा, उस बी ने कंसीडरेशन ए को कब दिया, बी को नेक्स्ट मंथ रिवॉर्ड मिला, लेकिन बी बदले में क्या दे रहा, बी ने पास्ट में भूतकाल में उस मिस्टर ए की खोई हुई गाय लौटाई थी। इसीलिए बी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कौन सा कंसीडरेशन हो गया, पास्ट कंसीडरेशन। ए जब बी को पैसा दे रहा है तो वो क्यों दे रहा है, पास्ट में बी ने ए की गाय, खोई हुई गाय लौटाई थी, इसीलिए आज मैं 1000 रुपए दे रहा हूं। बात समझ में आई। तो ये है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। हमने कंसीडरेशन का मीनिंग पढ़ लिया और मैंने कंसीडरेशन के मीनिंग में आपको क्या समझाया, मैंने आपको ये बताया कंसीडरेशन के मीनिंग में मैंने आपको बताया कंसीडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजर। Consideration may be given by promisee or any other person, and there are 3 types of consideration. Number 1 is past consideration, number 2 is future consideration, number 3 is present consideration. This is the definition of consideration. अब मैं आपको बताता हूं consideration के rules। तो बेटा ये rules जो है ये इंपॉर्टेंट है। टॉपिक हमारा कहता है ये rules इंपॉर्टेंट है। टॉपिक कहता है rules अबाउट कंसीडरेशन। बेटे कंसीडरेशन के रूल्स क्या कहते हैं, कंसीडरेशन के रूल का मतलब यह है कि अभी जो हमने 3 पॉइंट मैंने आपको बताए वो तीनों के तीनों देखना इस रूल में कवर होंगे। और भी रूल है लेकिन 3 पॉइंट जो मैंने डेफिनेशन के अंदर में बताया, मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजर, मे बी गिवन बाय प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, और मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। सबसे पहला है रूल नंबर 1, कंसीडरेशन
मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजर। प्रोमीजर क्लियर है मेरे भाई? कंसीडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजर, तो ये मैंने आपको बताया। और वैसे तो मैं इसका एग्जांपल पहले दे चुका हूं, लेकिन दोबारा से, यहां पर मैंगो बेच रहा है सेलर। सेलर ने बोला मैंगो 100 रुपीज केजी। तो यहां पर कंसीडरेशन की जो डिजायर है वो कौन तय करेगा? प्रोमीजर। मान लो बायर ने बोला कि भाई 80 रुपए का लगा ले, तो क्या यहां पर बायर की डिजायर चलेगी? नहीं, कंसीडरेशन की डिजायर तो सेलर की चलेगी। इसका मतलब बायर ने जो बोला ये बायर ने दे दिया काउंटर ऑफर। बेटा काउंटर ऑफर बहुत जगह पर आ चुका है। एक तो काउंटर ऑफर के टॉपिक में आया, एक मैंने एक्सेप्टेंस में बताया था, एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड और एब्सोल्यूट, अदरवाइज इट विल बी काउंटर ऑफर। और यहां देखो कंसीडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजर, अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड एज काउंटर ऑफर। समझ में आ गया मेरे भाई? तो ये हमारा कंसीडरेशन का पॉइंट नंबर 1, रूल नंबर 1 है। ये कहता है कंसीडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजर। अब रूल नंबर 2 कहता है कंसीडरेशन may be given by promisee or any other person। ये रूल भी बड़ा अच्छा है, इस रूल को ध्यान से सुनना। मैंने आपको अभी इस रूल का एग्जाम्पल बताया था। मैंने एग्जाम्पल ये बताया था कि टीचर और स्टूडेंट, क्लास की जो फीस है वो कौन तय करेगा? टीचर। यानी कि टीचर यहां पर प्रोमीजर है, तो जो फीस है वो डिसाइड करेगा टीचर। फीस यानी कि कंसीडरेशन डिसाइड करेगा टीचर, मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजर। लेकिन इस सिचुएशन में जो फीस की पेमेंट है वो बेटा प्रोमीजी खुद यानी कि स्टूडेंट खुद भी दे सकता है, और स्टूडेंट के जो है वो पेरेंट्स भी दे सकते हैं। स्टूडेंट खुद भी दे सकता है, स्टूडेंट के पेरेंट्स भी दे सकते हैं। इसको बोलते हैं कंसीडरेशन मे बी गिवन बाय प्रोमीजी और एनी अदर पर्सन। क्लियर है? इसका थोड़ा सा एग्जांपल मैं और एक दे देता हूं, आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये कह रहा है कंसीडरेशन मे बी गिवन बाय प्रोमीजी और एनी अदर पर्सन में, मान लो आप कोई कार खरीदने जा रहे हो, टाटा की गाड़ी खरीदने जा रहे हो, तो आप गाड़ी खरीदने जाओगे टाटा के शोरूम में या सीधा रतन टाटा के घर चले जाओगे? क्या भैया गेट खोलो, गाड़ी खरीदनी है नेक्सॉन, कस्टमर आ गए, गेट खोलो। क्या ऐसा होगा पॉसिबल? नहीं। टाटा ने क्या कर रखा है, अपने एजेंट बैठा रखे हैं शोरूम के अंदर। वो लोग टाटा के बिहाफ पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, जिनको हम स्ट्रेंजर बोलते हैं, थर्ड पार्टी बोलते हैं। कंसीडरेशन में कंसीडरेशन दे सकता है कोई थर्ड पार्टी भी बिहाफ ऑफ प्रोमीजी के बिहाफ पे कोई थर्ड पार्टी। अब वो जो गाड़ी देने वाले वो एजेंट होते हैं, वो इंप्लॉइज होते हैं, उनको हम थर्ड पार्टी बोलते हैं। और वो लोग अपने मालिक के बिहाफ पे, प्रोमीजी के बिहाफ पे गाड़ियां सेल करते हैं। यानी कि कंसीडरेशन मे बी गिवन बाय प्रोमीजी और एनी अदर पर्सन। क्लियर है? यहां पर दो रूल हमने बताया, मैंने आपको बताया कंसीडरेशन के। और इस रूल के अंदर एक केस था, ये केस मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, ध्यान से सुनना। यहां पर एक केस लॉ आया था, केस था चेन्नैया वर्सेस रमैया। क्लियर है? इसके अंदर केस ये था, ध्यान से सुनना, एक फादर है, वो फादर की ना बहुत सारी प्रॉपर्टी है,
एक फादर की बहुत सारी क्या है, प्रॉपर्टी है, और फादर अपने डॉटर से, अब मान लो फादर की जो है वो डेथ होने वाली है, तो फादर की जब डेथ होने वाली होती है तो फादर अपने डॉटर को अपने पास बुलाता है और डॉटर को ये कहता है कि ये सारी प्रॉपर्टी जो है, ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो आपकी है मेरे मरने के बाद। बट लेकिन आप क्या करोगे, यू विल पे इस प्रॉपर्टी से कुछ हिस्सा एन्युटी के तौर पर मेरे भाई को दोगे, फादर्स ब्रदर, यानी कि अपने आप अंकल को दोगे। किसको दोगे, अंकल को। ये एग्रीमेंट हुआ फादर और डॉटर के बीच में। डॉटर ने बोला कि ठीक है फादर, पापा, मैं इस प्रॉपर्टी से कुछ हिस्सा जो है वो अपने अंकल को भी दूंगी। क्लियर है? क्या अंकल जो है इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है? तो आंसर है नहीं, अंकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। चेन्नई वर्सेस रमैया का केस आया, अंकल की यानी कि फादर की जो है, फादर की डेथ हो गई और एज पर द एग्रीमेंट डॉटर अपने अंकल को, अपने चाचा जी को एन्यूटीज प्रॉपर्टी से कुछ हिस्सा देगी। और यहां पर डॉटर ने जो बोल दिया, डॉटर मना कर रही है, डॉटर मना कर रही है कि भैया अंकल की तरफ से कोई कंसीडरेशन नहीं है, अंकल की तरफ से कोई कंसीडरेशन नहीं है, इसीलिए मैं अंकल को जो है ये वाली प्रॉपर्टी नहीं दूंगी। तो बेटा यहां पर मैंने क्या बताया, कंसीडरेशन मे बी गिवन बाय प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन। तो इस अंकल के लिए ये एनी अदर पर्सन, ये बेटी है, ये डॉटर है। और एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा था कि पेमेंट किसको मिलनी चाहिए, अंकल को मिलनी चाहिए। और मान लो अंकल को पेमेंट वो नहीं दे रही है, तो मान के लो ये तो ओरिजिनली में केस हो गया और इन दोनों ने, अंकल ने बेटी पर केस कर दिया अपने पैसों की डिमांड के लिए और कोर्ट में ये बताया गया कि ये केस जो है वो वैलिड केस है। बात समझ में आ रही है? अंकल को उसकी पेमेंट मिलेगी। मैं आपको इस केस को पढ़ाना चाहूंगा अपने नोट्स के अंदर, ध्यान से सुनना। ये लैप्स ऑफ ऑफर पिछली क्लास का था। कंसीडरेशन हमारा चल रहा है, इस कंसीडरेशन में मैंने देखो मीनिंग बताई, लैटिन वर्ड क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न, डेफिनेशन मैंने बता दी, यहाँ डेफिनेशन में एग्जाम्पल है। फिर मैंने बताया रूल्स फॉर वैलिड कंसीडरेशन, कंसीडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजर। इस पे भी एक केस है, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, ये केस आपको खुद पढ़ना है। अब दूसरा पॉइंट है, कंसीडरेशन मे बी गिवन बाय प्रोमिजी हिमसेल्फ और थ्रू एन एजेंट या स्ट्रेंजर या थर्ड पार्टी। इसके अंदर ये केस आया चेन्नैया वर्सेस रमैया का। इस केस को आप लोग ध्यान से सुनोगे। यहां लिखा हुआ ए बाय अ गिफ्ट डीड ट्रांसफर्ड सर्टेन प्रॉपर्टी टू हर डॉटर, यानी कि फादर ने अपने डॉटर को एक गिफ्ट के तौर पर प्रॉपर्टी देने का वादा किया। विद ए डायरेक्शन दैट, देखो बेटा क्या लिखा है, विद ए डायरेक्शन दैट, एक डायरेक्शन दी कि डॉटर पे करेगी एन्यूटी टू एज ब्रदर, मतलब डॉटर, बेटी अपने अंकल को एन्यूटी पे करेगी उस प्रॉपर्टी में से। एन्यूटी का मतलब होता है कुछ पेमेंट है, उस प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा वो पे करेगी। एज हैड बीन डन बाय ए, ऑन द सेम डे द डॉटर एग्जीक्यूटेड अ राइटिंग इन फेवर ऑफ एज ब्रदर, बेटी भी अपने अंकल के फेवर में एक राइटिंग में लिख देती है कि ठीक है मैं एन्यूटी पे करूंगी। एग्रीमेंट हो गया फादर और बेटी के बीच में। आफ्टरवर्ड्स, बाद में क्या हुआ, she declined to fulfill her promise saying that no consideration had moved from her uncle।
उसने ये बोला कि मैं पे नहीं कर रही क्योंकि कंसीडरेशन जो है मेरे अंकल की तरफ से कुछ है ही नहीं, कुछ आया ही नहीं, क्योंकि कंसीडरेशन तो उसके पापा की तरफ से आया। अंकल तो अलग से मौज ले रहे, अंकल मजे मार रहे। कोर्ट का यह डिसीजन था, हेल्ड दैट, कोर्ट के वर्ड ये थे, एज इट इज प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन इन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज डी clearly shows that the consideration need not necessarily move from the promisee। जरूरी नहीं है कि consideration promisee की तरफ से move हो, it may be move from any other person। hence ए का जो भाई है इसको कॉम्पनसेशन अपनी एन्युटी का पैसा मिलेगा, क्योंकि ए का भाई प्रोमिजी है और जो ए है फादर है उसने उसके बिहाफ पे एग्रीमेंट किया है कि मैं आपको एन्युटी दिलवाऊंगा अपनी बेटी से। बात समझ में आई? क्लियर है? तो इसको चेन्नैया वर्सेस रमैया का केस बोलते हैं, बड़ा फेमस केस है। इसमें जो प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन का टॉपिक है, ये वाला टॉपिक मुझे बड़ा अच्छा लगता है। समझ में आया? मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में ये आया होगा। अब आ जाते हैं अपनी क्लास पे। क्लास तो ये भी चल रही है वैसे। हम पढ़ रहे हैं रूल्स अबाउट कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का रूल नंबर 1 हमने पढ़ा। कंसीडरेशन का रूल नंबर 1 हमने पढ़ा। क्या रूल पढ़ा था बेटे? कंसीडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजर। रूल नंबर 2 हमने पढ़ा, कंसीडरेशन मे बी गिवन बाय प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन। अब रूल नंबर 3 है जो कि मैं इसको भी बता चुका हूं, कंसीडरेशन मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसीडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो बेटा ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के एग्जाम्पल ये देखो, यहां मैंने आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का एग्जाम्पल दे दिया। फ्यूचर कंसीडरेशन भी समझा दिया, पास्ट कंसीडरेशन भी समझा दिया और प्रेजेंट कंसीडरेशन भी आपको मैंने समझा दिया। क्लियर है? तो यहां वाली हमारी बात हो गई। अब आपको मैं नेक्स्ट रूल पे लेके चलता हूं, रूल नंबर 4। ध्यान से सुने। रूल नंबर 4 कहता है कि बेटे कंसीडरेशन मस्ट हैव सम वैल्यू। कंसीडरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू होना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि वो वैल्यू 100% हो, मतलब 1 करोड़ की चीज जरूरी नहीं है कोई बंदा 1 करोड़ में ही बेचे। अगर कोई पर्सन अपना 1 करोड़ का प्रॉपर्टी अपनी इच्छा के अनुसार 1 रुपए में भी बेचना चाहता है तो वो बेच सकता है, बशर्ते वो जो 1 रुपए में जब बेच रहा हो ना, वहां पर उसकी जो कंसेंट है वो फ्री हो, मतलब बिना किसी प्रेशर के अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा हो 1 रुपए में। कह रहा है कंसीडरेशन मस्ट हैव सम वैल्यू विच मे बी एडिकेट। एडिकेट मतलब होता है पर्याप्त, और इनएडिकेट। इनएडिकेट मतलब अपर्याप्त। पर्याप्त मतलब पूरा कंसीडरेशन ले रहा है, अपर्याप्त मतलब अधूरा कंसीडरेशन ले रहा है। लेकिन अधूरा कंसीडरेशन जब ले रहा है ना, तो पार्टी की जो कंसेंट है वो क्या है? फ्री है, फ्री कंसेंट है। समझ में आ रही है बात? एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं इसके अंदर, छोटा सा एग्जांपल है कि मान लो मिस्टर एम है, वो मिस्टर बी को अपनी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू वर्थ ₹1 करोड़ है, वो सेल कर रहा है ओनली 11 रुपए में। कितने रुपए में? 11 रुपए में। इसका मतलब यह है कि ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये तब भी वैलिड है। कॉन्ट्रैक्ट का रूल ये कहता है कंसीडरेशन मस्ट हैव सम वैल्यू। तो बेटे कंसीडरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू हो, जरूरी नहीं है एडिकेट हो, इनएडिकेट भी हो सकती है। तो ये इनएडिकेट वैल्यू है, अपर्याप्त वैल्यू, तब भी कंसीडरेशन वैलिड है, बशर्ते यहां पर पार्टी की कंसेंट क्या होनी चाहिए बेटा? फ्री कंसेंट होनी चाहिए। बात कुछ समझ में आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है बात समझ? तो पार्टी की कंसेंट फ्री होगी
तो ही चलेगा, फ्री नहीं होगी तो नहीं चलेगा। यहां पर मुझे एक एग्जांपल याद आ गया अभी। आप लोगों ने नाम सुना होगा मिल्खा सिंह, सुना है बेटा कभी नाम? मिल्खा सिंह अब इस दुनिया में रहे नहीं, लास्ट ईयर ही उनकी डेथ हुई है। तो मिल्खा सिंह पे एक मूवी बनी थी, रितेश सिद्धवानी आई थिंक उसने बनाई थी, रितेश सिद्धवानी ने शायद वो प्रोड्यूस करी थी, और फरहान अख्तर उसके अंदर एक्टर था। उस मूवी का नाम था भाग मिल्खा भाग। तो जब वो मूवी बनानी स्टार्ट करी तो स्टार्ट करने से पहले मिल्खा सिंह से परमिशन लेनी पड़ती है, जिसके ऊपर आप स्टोरी बना रहे हो उससे परमिशन लोगे। तो मिल्खा सिंह से परमिशन मांगी कि क्या हम आपकी लाइफ में मूवी बना ले। तो जाहिर सी बात है, अगर हम किसी से परमिशन मांगेंगे तो एग्रीमेंट बनाएंगे और पैसे चार्ज करेगा वो पर्सन। जैसे MS धोनी ने, मैंने सुना है MS धोनी ने अपने स्टोरी को, MS धोनी मूवी को बनाने के लिए कई करोड़ रुपए चार्ज किए थे। लेकिन मिल्खा सिंह ने ये बोला कि ठीक है, आप लोग मेरी स्टोरी पे फिल्म बनाओ, मैं आपसे मात्र 1 रुपए चार्ज करूंगा। तो मिल्खा सिंह ने ओनली 1 रुपीज का कंसीडरेशन जो है वो लिया था। रितेश सिद्धवानी प्रोड्यूसर जो भी होंगे, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, उन लोगों से। लेकिन वहां पर मिल्खा सिंह की जो कंसेंट थी, वो कंसेंट क्या थी बेटा? फ्री कंसेंट थी। तो अगर कंसेंट फ्री होगी ना, तो फिर आप 1 रुपए में भी अगर चाहो तो अपना कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। समझ में आ रही है बात? तो रूल्स अबाउट हमारा कंसीडरेशन चल रहा है। कंसीडरेशन के अभी तक हम लोगों ने 4 रूल पढ़े। कंसीडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजर, कंसीडरेशन मे बी गिवन बाय प्रोमीजी और एनी अदर पर्सन, कंसीडरेशन मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और फिर मैंने इसके अलावा बताया कंसीडरेशन मस्ट हैव सम वैल्यू विच मे बी एडिकेट और इनएडिकेट। क्लियर है? अब मैं आपको रूल नंबर नेक्स्ट बताऊंगा। रूल नंबर नेक्स्ट कहता है कंसीडरेशन, रूल नंबर आई थिंक ये 5 है। कंसीडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। इल्यूजरी बेटा मतलब होता है कंफ्यूजिंग। पार्टी जो है जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी तो वहां पर ना कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पार्टी जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी उसके अंदर कंसीडरेशन जो है वो रियल होना बहुत जरूरी है, कंफ्यूजिंग ना हो। फॉर एग्जाम्पल, एक मैजिशियन ने ये बोला कि मैं इस डेड मैन को जिंदा कर दूंगा। क्या ये पॉसिबल टू परफॉर्म है? 9th पॉइंट ऑफ वैलिड एग्रीमेंट क्या कहता है? पॉसिबल टू परफॉर्म। क्या ये पॉसिबल टू परफॉर्म है एम की तरफ से? नहीं। तो यहां पर कंसीडरेशन इल्यूजरी है, कंफ्यूजिंग है, रियल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। बात समझ में आ रही है बेटे? अब यहां पर हमारा रूल चल रहा है कंसीडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। नेक्स्ट रूल जिसको हम छठा रूल बोलते हैं बेटे, इसको बोलते हैं नो कंसीडरेशन फॉर एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। नो कंसीडरेशन फॉर एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन बेटा क्या है? एक पर्सन ना ऑलरेडी लायबल है पे करने के लिए। मान लो एक डेटर है और ये क्रेडिटर है। क्रेडिटर ने डेटर को 1 लाख रुपए का लोन दिया था और डेटर बोल रहा कि मैं आपको हर महीने 10,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट चुकाऊंगा। यानी कि एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन डेटर की क्या है? एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन 10,000 रुपए चुकाने की है। अब यहां पर कुछ समय बाद डेटर पैसे नहीं दे पा रहा, डेटर क्रेडिटर के आगे गिड़गिड़ा रहा है कि भाई मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट दो, मुझे डिस्काउंट दो तब मैं पैसे दूंगा। अरे भाई तेरी एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन ऑलरेडी है 10,000 रुपए की, तू वो पे नहीं कर रहा, मुझसे डिस्काउंट और मांगने आ गया। यानी कि मैं यहां पर
एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन पे तेरी कोई भी कंसीडरेशन नहीं दूंगा। कभी भी कोई कंसीडरेशन एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन पे नहीं होती, क्योंकि यहां पर डेटर ऑलरेडी बाउंड टू पे है अपनी लीगल एग्जिस्टेंस यानी कि लीगल ऑब्लिगेशन के लिए, अपनी मनी को देने के लिए ऑलरेडी डेटर जो है वो बाउंड है। अब वो उस पर दोबारा से डिस्काउंट मांग रहा है। डेटर क्रेडिटर को ये बोल रहा है कि भाई मुझे डिस्काउंट दे 2000 रुपए का, तब तेरे पैसे दूंगा। अबे ये क्या बात है भाई, लेते वक्त तो तू बड़ा गिड़गिड़ा रहा था, तेरे को पूरे पैसे देने पड़ेंगे 10,000 रुपए, यानी कि तेरी एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन 1 महीने की 10,000 रुपए देने की, और टोटल तू 1 लाख रुपए देगा मुझे, और तू अपनी एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन से पीछे नहीं हट सकता। अगर तू पीछे हटता है तो फिर वहां पर हम लोग कंसीडरेशन नहीं मानेंगे और रूल नंबर 6 अप्लाई नहीं होगा। रूल नंबर 6 कहता है नो कंसीडरेशन फॉर एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। बात कुछ समझ में आ रही है? मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया। तो हम लोगों ने कंसीडरेशन का चैप्टर स्टार्ट किया है। कंसीडरेशन के चैप्टर में यूनिट नंबर 2 में मैंने आपको ये बताया, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजर द प्रोमीजी और एनी अदर पर्सन हैज डन, डज, विल डू एनी एक्टिविटी और थिंग एक्सेट्रा इज कॉल्ड कंसीडरेशन। तो रूल क्या है कंसीडरेशन के? कंसीडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजर, अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड एज काउंटर ऑफर। रूल नंबर 2 कहता है कंसीडरेशन मे बी गिवन बाय प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन। यहां पर मैंने चनैया वर्सेस रमैया का पूरा केस समझाया आपको। फिर मैंने आपको यह बताया कि कंसीडरेशन मस्ट हैव सम वैल्यू व्हिच मे बी एडिकेट और इनएडिकेट। फिर मैंने ये कहा कि कंसीडरेशन के अंदर रूल नंबर 4 मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। रूल नंबर 4 ये कहता है, सॉरी रूल नंबर 4 मैं अभी आपको बता चुका हूं। रूल नंबर 3 था कंसीडरेशन मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फिर मैंने आपको रूल नंबर 5 ये बताया कंसीडरेशन रियल होना चाहिए, इल्यूजरी नहीं होना चाहिए। और रूल नंबर 6 कहता है एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन पे कभी भी आप कंसीडरेशन नहीं मांग सकते, आपको अपनी एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन को पूरा करना ही पड़ेगा। आ रही है बात समझ? क्या कोई दिक्कत हुई आप लोगों को? तो बेटा ये रूल हुए। अब मैं आपको एक टॉपिक और स्टार्ट कराऊंगा, और इस टॉपिक को पूरा तो आज नहीं होगा, लेकिन कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत इसको करने की। अब एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट का नाम है बेटे प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कंसीडरेशन में ही है प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, ये एक जनरल कंसेप्ट है। जनरली जब भी मैं आपको कानून के अंदर कोई बात बोलूं कि जनरल कंसेप्ट, तो समझ लेना उसके कुछ ना कुछ एक्सेप्शन भी होंगे। एक्सेप्शन मतलब EXCEPTION, मतलब कुछ बातें ऐसी होंगी जहां पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। जनरली ये रूल एप्लीकेबल ये होता है। प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, देखो बेटा मैंने आपको ये बताया कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थर्ड पार्टी कंसीडरेशन दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि थर्ड पार्टी कंसीडरेशन दे तो सकती है, लेकिन ओनली कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कैन फाइल suit upon each other। यानी कि अगर मैं अपने स्टूडेंट के पेरेंट्स से फीस ले लेता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है फॉर एग्जांपल स्टूडेंट को मेरे ऊपर केस करना है तो स्टूडेंट के पेरेंट्स मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते। मान लो मैं सिलेबस नहीं करवा पाया, मान लो मैंने उनको पढ़ाना बंद कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में फीस पेरेंट्स ने दी है चलेगा, लेकिन केस फाइल सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट कर सकता है। यानी कि यहां पर मुझे आपको यह बताना है प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर कैन नॉट फाइल सूट अपॉन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी।
स्ट्रेंजर जो है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी पर केस फाइल नहीं कर सकते हैं। स्ट्रेंजर इन्वॉल्व हो सकते हैं लेकिन केस फाइल नहीं कर सकते। कंसिडरेशन दे सकते हो आप, केस फाइल नहीं कर सकते। स्टूडेंट मेरे ऊपर केस फाइल करेगा, फादर केस फाइल नहीं कर सकते। समझ में आई बात? इस टॉपिक को बोलते हैं प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है नो स्ट्रेंजर कैन फाइल सूट अपॉन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। क्लियर है बेटा? तो ये प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट बड़ा अच्छा है, जनरल कंसेप्ट है ये, मतलब इसके कुछ एक्सेप्शन है। मतलब मैं आपको कुछ केसेस ऐसे बताऊंगा जिस केस में केस फाइल कर सकती है पार्टी, केस फाइल कर सकती है पार्टी। आप लोग मुझसे यहां पर डाउट पूछ सकते हो कि सर चेन्नैया वर्सेस रमैया में कॉन्ट्रैक्ट तो फादर और डॉटर के बीच में हुआ और केस अंकल ने फाइल किया, तो सर अंकल तो स्ट्रेंजर थे, तो अंकल ने केस फाइल क्यों किया और आप यहां मना कर रहे हो कि स्ट्रेंजर केस फाइल नहीं कर सकता? तो वो अंकल का जो केस है वो एक्सेप्शन का केस है, वो मैं आपको वहां पर पढ़ाऊंगा। जनरल कंसेप्ट ये कहता है कि स्ट्रेंजर जो है वो केस फाइल नहीं कर सकता है। तो एक बेटा केस आया था, एक केस था, एक कंपनी थी डनलप रबर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये कंपनी थी डनलप रबर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपने होलसेलर, जिसको उसने सामान अपने टायर जो है वो बेचे थे, जिसको उन्होंने टायर बेचे थे, डनलप ने इस होलसेलर के साथ में एक एग्रीमेंट किया। डनलप ने ये बोला कि भाई मेरे टायर्स को मैं ये अमाउंट अपनी तरफ से ले रहा हूं, 2000 रुपए से कम में मत बेचना, कम में मत बेचना। एग्रीमेंट बना डनलॉप और होलसेलर के बीच में। इसको मैं फर्स्ट एग्रीमेंट बोल रहा हूं, ये फर्स्ट क्यों बोल रहा हूं भी समझाऊंगा। अब क्या हुआ, माल तो होलसेलर ने बेचा रिटेलर को आगे, तो होलसेलर ने रिटेलर को सेम बात बोली कि टायर भाई 2000 रुपए से कम में तू मत बेचियो। तो यहां पर सेकंड एग्रीमेंट हुआ किसके बीच में? होलसेलर और रिटेलर के बीच में। बाद में क्या हुआ बेटा, रिटेलर ने टायर्स जो है वो बिलो 2000 रुपीज सेल कर दी। ये अमाउंट मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, एक्चुअल अमाउंट आपके नोट्स में जो है वो लिखा हुआ है, वहां यूरोज में है, यूरोज में, ठीक है, डॉलर में होंगे, $5 मैंने लिखे हुए हैं। एक्चुअल केस में जो हुआ था $5 से कम में वहां पर बात हो रही थी। तो उनने क्या करा, रिटेलर ने 2000 रुपए से कम में ये सेल कर दिया। ऐसी सिचुएशन में डनलॉप केस करना चाहता है इस रिटेलर के ऊपर, क्या ये केस कर सकता है? तो बेटा आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो रिटेलर है ना, इसका एग्रीमेंट तो इस होलसेलर से हुआ था, रिटेलर को कोई मतलब नहीं है इस डनलॉप के से। रिटेलर का एग्रीमेंट होलसेलर से हुआ, तो इस केस में डनलॉप रबर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिटेलर और होलसेलर के लिए कौन सी पार्टी है? थर्ड पार्टी। और प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट क्या कहता है? थर्ड पार्टी कैन नॉट फाइल सूट अपॉन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। तो थर्ड पार्टी इन पे केस फाइल नहीं कर सकती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बेटा प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी है जिन सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी केस फाइल कर सकती है। कुछ सिचुएशन ऐसी है जिन सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी थर्ड पार्टी केस फाइल कर सकती है, तो उस केस को बोलते हैं हम एक्सेप्शंस। यानी कि यहां पर इन बातों में, ये जो बात बताने वाला हूं मैं, वहां पर कुछ पॉइंट होंगे जहां पर थर्ड पार्टी कैन फाइल सूट अपॉन कॉन्ट्रैक्टिंग
पार्टी। तो ये एक्सेप्शन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास का आपका टाइम हो गया है। मैंने आपको एक फटाक से रिवीजन करवाता हूं। कंसीडरेशन का यूनिट स्टार्ट किया है। मैंने बताया व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन, डज, विल डू एनी एक्टिविटी और थिंग एक्सेट्रा इज कॉल्ड कंसीडरेशन। फिर मैंने कंसीडरेशन के रूल्स बताया। रूल क्या है? कंसीडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड एज काउंटर ऑफर। कंसीडरेशन मे बी गिवन बाय प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। यहाँ पर चेन्नैया वर्सेस रमैया का केस बताया। नंबर 3 मैंने कहा कंसीडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों के एग्जाम्पल बता दिए थे। लेकिन हाँ, एक बात मैं बताना आपको भूल गया था, पास्ट कंसीडरेशन इंग्लैंड में नहीं होता। इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इंग्लैंड से आया है। इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड से हम लोगों ने कॉपी किया। 1872 में हम उनके गुलाम थे। थोड़ी बहुत बातें इंग्लिश लॉ की भी हम पढ़ते हैं। इंग्लैंड के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कंसीडरेशन का पास्ट कंसीडरेशन एप्लीकेबल नहीं होता है। क्लियर है? फिर मैंने ये कहा कंसीडरेशन की हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, चाहे वो एडिकेट हो मतलब पर्याप्त, इनएडिकेट हो मतलब अपर्याप्त। कंसीडरेशन रियल और इल्यूजरी, रियल होना चाहिए, इल्यूजरी नहीं होना चाहिए। किसी मरे हुए आदमी को जिंदा करने का एग्रीमेंट, ये इल्यूजरी एग्रीमेंट है। फिर मैंने कहा एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन पे कभी कंसीडरेशन नहीं मिलता। आप पहले अपनी एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन को पूरा करो, उसके बाद आप कंसीडरेशन की बात करना। फिर मैंने कहा प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब होता है, जनरल कंसेप्ट ये कहता है कि स्ट्रेंजर, मैं मानता हूं स्ट्रेंजर जो है वो कंसीडरेशन की पेमेंट कर सकता है, लेकिन स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी पे केस फाइल नहीं कर सकता। ये जनरल कंसेप्ट है। और ये वाला टॉपिक मैंने आपको डल्लप रबर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, होलसेलर और रिटेलर, वहां 2 एग्रीमेंट हुए डल्लप और होलसेलर के बीच में कि मेरे टायर को इतने रुपए से कम में मत बेचियो। फिर यही बात होलसेलर ने रिटेलर को एग्रीमेंट में बोली। रिटेलर टायर बेच देता है सस्ते में, रेट से कम में, तो डनलॉप चाहता है रिटेलर पे केस करना, नहीं कर सकता। आज की क्लास में यहीं तक। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? तो आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करना, मैं आपको डाउट बताऊंगा। फिलहाल के लिए आज की क्लास यहां पर खत्म होती है। ओके, गुड बाय, टेक केयर।